किशोरावस्था से प्रारंभ हुई, उसका जन्मवादी कविता आज तक पहुँचे। तो मेरा एक प्रश्न ये भी कि जैसे आप किशोरावस्था से लिखते चले आ रहे हैं, तो जीवन के किस मोड़ पर आपने यह महसूस किया कि साहित्य सृजन आपके लिए मात्र लेखन नहीं, जीवन का अभिन्न हिस्सा भी है वो? जैसे साहित्य पढ़ना और साहित्य लिखना जी दोनों ने मेरे जीवन को जी एक चमक प्रदान की है जी एक तरह से मुझे नई दिशा मिली है जी शुरू से ही जी। तो कभी भी बुरे से बुरे दिनों में भी जो कविता है जी जो साहित्य है उसने हमें एक तरह से कहीं न कहीं से शक्ति प्रदान किया जी बल्कि हिंदी में कवि है केदारनाथ अग्रवाल जी हाँ बार बार मुझको उनकी भी एक कविता याद आती है। जैसे केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा है कि दुख ने मुझको जब जब तोड़ा जी दुख ने मुझको जब जब तोड़ा मैंने अपने टूटेपन को कविता की ममता से जोड़ा जी जहाँ गिरा मैं कविताओं ने मुझे उठाया जी हमने मिलकर वहाँ अपराध का सूर्य उगाया। जी तो कविता तो ऐसी विधा है जो पढ़ने पर जीवन के दुख को कम करती है जी कहीं न कहीं से प्रेरक है, जीवन को गति देती है जी जी जी। तो जैसे इतनी लंबी आपकी साहित्यिक की यात्रा के दौरान आपके समक्ष ऐसा भी कोई अवसर आया क्या कि जब आपको अपनी किसी रचना के कारण भारी विरोध का सामना करना पड़ा हो, उस विरोध का कैसे आपने सामना किया? किसी कविता ने तो इस तरह का सिचुएशन, इस तरह की स्थिति नहीं निर्मित की कभी भी। किसी कविता या किसी लेख ने, जैसे आप लेख भी बहुत अच्छे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, जैसे गद्य में इस तरह का जीवन में तनाव दिखा जब मैं मेरा बलरामपुर लिख रहा था जी जी तो इस तरह के प्रसंग आए जी। मैं लगातार फेसबुक पर भी लिख रहा था। ये 2018 और 19 की बात है जी। मैं मेरा बलरामपुर लिख रहा था और जी। उसके जो एपिसोड थे, जो चैप्टर थे, वो फेसबुक पर भी मैं डालता था जी। तो मैं आपसे कहूँ कि कुछ ऐसे सोशल मीडिया पर मंच थे जो मेरे उस लिखे को शेयर करते थे जी। तो उसको बहुत लोग पढ़ते थे। देश भर में लोग पढ़ते थे, बलरामपुर में भी। तो उसमें हमारे कॉलेज में ही हिंदी में एक हमारे अध्यक्ष थे पहले, जब मैंने ज्वाइन किया था वहाँ पर जी जी तो उन पर भी एक चैप्टर लिखा मैंने जी। तो उनके बेटे, उनके परिवार वालों ने विरोध किया। अच्छा। बल्कि कुछ इस तरह के मेरे विरोधी थे जिन्होंने जाकर के उनसे कहा कि देखिए ऐसा उनके बारे में लिखा जा रहा है, उनकी मृत्यु के बाद उनके बारे में ऐसे नहीं लिखा जाना चाहिए जी। जैसे मैंने कहा था ना उसमें कि वो एक मतलब उनमें एक ऐसे हिंदी के शिक्षक थे जिनमें खास तरह की रसिकता थी,
क्योंकि वो रसिक बहुत थे, क्लास व्लास में भी छात्राओं से अपने ढंग से हंसी मजाक किया करते थे। तो इसको लोगों ने कहा कि आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं, तो बहस हो गई, कहा सुनी हो गई जी। फिर बीच में हमारे कॉलेज में कुछ लोगों को उसमें बीच बचाव करना पड़ा। अच्छा। हाँ, मतलब काफी तो मैंने फिर वो मेरा बलरामपुर लिखना बंद कर दिया जी, क्योंकि कई जीवित पात्रों के बारे में भी कुछ इस तरह की सच्चाइयाँ थी जिसको लिखने पर लोग बुरा मानते थे। अच्छा, इसलिए स्थगित कर दिया आपने? हाँ, लेकिन जो कुछ लिखा वही 2021 में प्रकाशित भी हो गया। अच्छा, प्रकाशन के बाद कोई आपत्ति हुई किसी की तरफ से? नहीं, प्रकाशन के बाद तो विरोध नहीं हुआ फिर। अच्छा जी। और रिटायरमेंट के बाद हमने फिर से मेरा बलरामपुर के 13 चैप्टर लिखा। अच्छा, जो आगामी दिनों में इसका दूसरा एडिशन आएगा, उसमें वो चीजें होंगी। अच्छा, मतलब जो वहाँ रहते हुए मैं नहीं लिख पाया, वहाँ से हटने के बाद हमने पूरा किया उन चीजों को लिखने की कोशिश की है। अच्छा, हाँ, उसको मैंने अब पूरा किया है जाकर। तो इस तरह से विरोध का सामना तो करना पड़ा। अच्छा, इसे आपकी पुस्तकों में अपने गांव के प्रति आपका अगाध प्रेम परिलक्षित होता रहता है। जैसे आपका काव्य संग्रह है अब भी, उसमें आप लिखते हैं कि आरा जाने के लिए कुछ उसी तरह था, आरा जाना मेरे लिए कुछ उसी तरह था जैसे मछली को तालाब या नदी के पानी से अलग करना। लेकिन आप हमेशा के लिए लखनऊ वासी हो गए, या गांव के प्रति मोहभंग के कारण हुआ या कोई अन्य कारण था? नहीं, जैसे मैंने अमृत की भूमिका में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, हमने ये लिखा है कि जब मैं पहली बार अपने गांव से आरा जा रहा था पढ़ने के लिए जी, तो जैसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मछली को पानी से अलग कर दिया जी। यानी कि गांव के लिए जो मेरा गहरा लगाव था, जो जुड़ाव था, मुझे लगता था कि गांव से बाहर रह के मैं जी ही नहीं पाऊंगा। अच्छा, जबकि ऐसा नहीं हुआ। मैंने आरा में पढ़ाई की, फिर धीरे धीरे आरा से लगाव हुआ और गांव से हमारी थोड़ी दूरी बढ़ती गई। अच्छा, गांव स्मृतियों का हिस्सा बनता गया। फिर मैं रिसर्च के लिए गुजरात गया, सरदार पटेल विश्वविद्यालय बल्लभ विद्यानगर में जी जी। फिर वहां से पुनः गांव आया, फिर मेरी नौकरी लगी बलरामपुर में, उत्तर प्रदेश में आ गया जी। फिर वहां से भी नौकरी करके मैं रिटायर हुआ 26 साल के बाद। तो पिछले 3 साल, 3.5 साल से मैं बलरामपुर में था, अब लखनऊ में आ गया हूँ। तो मैंने जगह कहीं अपने आत्मकथ्य में लिखा भी है कि आदमी आगे बढ़ता जाता है और जो पिछली जगहें होती हैं, पिछली जो चीजें होती हैं, वो स्मृतियों का हिस्सा बनती जाती हैं, तो आगे बढ़ता जाता है। तो गांव अब स्मृतियों का हिस्सा बन गया है। बेशक, तो गांव स्मृतियों का हिस्सा है। गांव में हम लोग कहाँ रह पा रहे हैं जी जी। गांव में रहना नहीं हो पा रहा है। और जिस तरह से हम लोग शहरी जीवन की सुविधाओं के अभ्यस्त हो गए हैं, तो गांव में जिस तरह की मुश्किलें हैं, जिस तरह की कठिनाइयां हैं, अब जैसे गांव में तो हमेशा बिजली नहीं रहेगी, गांव में उस तरह की गलियां नहीं है, उस तरह की सड़कें नहीं है, गांव में उस तरह के लोग बाग नहीं है। जिस तरह से लखनऊ में पढ़े लिखे लोग हैं, साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, साहित्यिक गतिविधियां हैं और कई तरह की चीजें हैं, चिकित्सा है, तमाम सुविधाएं हैं। तो एक तरह से कहिए तो हम लोग सुविधाओं के भी सुविधा भोगी हो गए हैं। हाँ, हैबिचुअल होते गए ना, अभ्यस्त होते गए और गांव छूटता चला गया। अब गांव भी पहले जैसे गांव नहीं रहे, जैसा आपने कहा। दूसरी बात की गांव में भी तो बहुत ज्यादा बदलाव आ गया जी।
अब मैं जब भी गांव जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि गांव वो गांव नहीं है पहले वाला जो हमारे बचपन का गांव था, किशोरावस्था का गांव था, जहाँ होली, दिवाली, तीज त्योहार पूरा गांव जैसे मिल के मनाता था जी। तो पहले जैसा माहौल भी नहीं है, पहले जैसा सामाजिक सद्भाव भी नहीं है। पहले लोग मुहर्रम भी बनाते थे तो हिंदू मुस्लिम मिल करके मनाते थे। अब तो गांव में भी जाइए तो हिंदू मुस्लिम में एक तनाव सा बना रहता है, तनाव सा बना रहता है। मुझे 2021 में अपने पिता की मृत्यु के बाद, मेरे पिता प्राइमरी स्कूल के शिक्षक थे तो हमेशा गांव में रह के ही उन्होंने गांव के आसपास नौकरी की जी। तो कभी वो शहर में नहीं रहते थे। जब भी हम लोग आते थे तो गांव जाने के लिए बेचैन हो जाते थे जी। तो 2021 में कोरोना काल में जब उनकी मृत्यु हुई तो गांव में उनकी मृत्यु के बाद हम लोग 20-25 दिन गांव पर रहे थे। तो हमने देखा कि बहुत बारीकी से देखा कि ये तो वो गांव है ही नहीं है जिस गांव को लेकर के मैं इतना मचलता रहता हूँ, जो मेरी स्मृतियों का हिस्सा है। खेत है, बधार है, बाग है, बगीचे हैं, तालाब है, पोखर है, तो वो गांव तो बचा ही नहीं। गाँवों में इस परिवर्तन का कारण आप क्या देखते हैं, किस वजह से मैंने देखा कि गांव में न तो पोखर है, न वो गड्ढे हैं, न वो तालाब है, न वो अमराइयाँ हैं, न बाग बगीचे हैं, न वो महुआ के पेड़ हैं, न उस तरह की खेती बाड़ी होती है, न उस तरह की सामाजिक एकता है। हमने देखा कि हमारे गांव में भी जहाँ हिंदू मुस्लिम पहले मिल करके रहते थे, वहाँ हमने देखा कि हिंदू मुस्लिम के जो बच्चे हैं वो एक जगह इकट्ठा होते हैं अपने इलाके में और आपस में बात करते हैं। पहले हिंदू मुस्लिम सभी परिवारों के बच्चे, अगड़े पिछड़े, दलित का कोई भेदभाव नहीं था इस तरह का। सभी सारी जातियां थी, सारे धर्मों के लोग थे, लेकिन इस तरह का सतह पर खुल करके इतना तनाव नहीं था। जो एक आपसी सद्भाव था उस समय, वो अब नहीं दिखता गाँवों में। नहीं, अब नहीं दिखता है। मैंने देखा कि लोग पहले की तरह आपस में जुड़े हुए नहीं। तो ये जो गांवों से गंवाईपन खत्म हो गया, एक तरह से देखा जाए पूरा खत्म हो, कुछ बचा नहीं है, तो इसके खत्म होने के पीछे आप मुख्य कारण क्या देखते हैं, किस वजह से ऐसा बड़ा परिवर्तन आया? देखिए, बहुत सारी बातें हैं। पहली बात कि खेती बाड़ी पहले की तरह नहीं हो रही है जी। पहले की तरह गाँव में अब किसान नहीं रहे। अब जैसे पहले हल बैल से खेती होती थी जी। हर घर में लोग बैल पालते थे, गाय और भैंस पालते थे। तो अब खेती हल बैल से होती ही नहीं है। नहीं, अब तो खेती ट्रैक्टर से होती है। दौनी पहले बैल से दौनी होती थी गेहूं की, चने की फसल की, लेकिन अब वो उस तरह के चीजें खत्म हो गई, उनकी जरूरत ही नहीं है। थ्रेशर मशीन आ गई, कटनी मशीन आ गई, खेत ट्रैक्टर से जोता जा रहा है। तो अब ना हलवाहे की जरूरत है, ना उस तरह से मजदूरों की जरूरत है। तो एक तो ये भी है कि जिस तरह से तेजी से कृषि का आधुनिकीकरण हुआ जी, मशीनीकरण हुआ, तो इसने भी सामाजिक जीवन में जो दाना बाना था, जो मिलजुल करके लोग खेती बाड़ी करते थे, ये सारी चीजें खत्म हुई हैं। दूसरी बात की 1990 के बाद हर गांव जो है वो बदला है। पहले गांव में इस तरह से घर घर टेलीविजन नहीं हुआ करते थे जी। पहले गांव में सबमर्सिबल ट्यूबवेल नहीं हुआ करते थे। अब आप जाइए अपने गांव में तो देखिए कि हर घर पर छत पर एंटीना ही दिखाई देते हैं। जी। हर घर में ट्यूबवेल दिखाई देते हैं। पहले लोग कुएं से पानी भरते थे, वहां भी 5 आदमी इकट्ठा होता था, आपस में सुख दुख की बातें करता था। धीरे धीरे हैंड पंप आया, फिर हैंड पंप भी खत्म हो गया, अब ट्यूबवेल आ गया।
मुझे तो बहुत ताज्जुब हुआ कि पहले गांव में इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, लेकिन पिछली बार जब मैं गर्मियों में गांव गया तो देखा कि बहुत सारे लोग जो शहर नहीं जा पाए, जो गांव में ही रहे, जी। नौकरी चाकरी करने के बाद, रिटायरमेंट के बाद गांव आ गए, तो गांव में भी घर घर अब एसी लगने लगा है। जी हाँ, जी। तो कहने का मतलब कि जो बाजार बात है, जो शहरी संस्कृति है, जी। वो सब गांव में भी दिखाई दे रही है। गांव और शहर में कोई फर्क रहा ही नहीं। जिस तरह के मकानों में शहर में लोग रहते हैं, अब गांव में भी रहने लगे। जिस तरह की सुविधाएं शहरी लोगों को चाहिए, अब गांव के लोगों में दिख रही है। पहले गांव में स्कूल थे, प्राइमरी के, उसमें हम लोग पढ़ते थे। अब हर गांव में प्राइवेट स्कूल खुल गए अंग्रेजी माध्यम के। जी। तेजी से गांव का भी अर्बनाइजेशन हुआ है, तेजी से गांव का भी शहरीकरण हुआ है, और गांव के लोग भी वही सुविधाएं उठा रहे हैं। और कोई भी अब मेहनत मजदूरी नहीं करना चाहता, पसीना नहीं बहाना चाहता, खेत में काम नहीं करना चाहता। पहले गांव में कुश्तियां हुआ करती थी, अखाड़े हुआ करते थे, पहलवानी हुआ करती थी। अब ये दृश्य आपको गांव में नहीं दिखाई देगा। तो ये गांव में पहले गांव में काली पूजा होती थी या किसी तरह का समारोह होता था दुर्गा पूजा का, तो उसमें पूरा गांव इकट्ठा होता था और उस उत्सव में हिस्सा लिया करता था। अब तो ऐसा है ही नहीं, सारा कुछ बटा हुआ है। तो जो इस मशीनीकरण ने पूरे गांव को एक तरह से समाप्त कर दिया, उसे चाहे मशीनीकरण कहें या विकास कहें, जैसा भी मान लें, तो इसे आप सकारात्मक मानते हैं कि लोगों का जीवन स्तर वहाँ बेहतर हुआ, या क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि जो ये विकासवाद है जी, जो हमारे जीवन का मशीनीकरण है, जिस तरह से हमारे जीवन को आधुनिकता ने घेरा है, आधुनिक चीजों ने घेरा है, ये जो पश्चिम की आधुनिकता है जी, ये जो औपनिवेशिक आधुनिकता है, इसने हमारे जीवन को हमारे जीवन की सरलता को खत्म किया है। मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे जीवन की जो सरलता थी, हमारे जीवन का जो कोमल पक्ष था, जो माधुर्य था, वो खत्म हुआ है। इसी कारण लोगों में तनाव, ये पूरा जो बखेड़ा सामने आया ना, ये पश्चिम की आधुनिकता की देन है, जिसका गांधी जी ने हमेशा विरोध किया है। जी। गांधी जी बराबर कहते थे ना कि भारत गांव का देश है, गांवों के भारत गांवों में बसता है। नहीं, गांवों को कहते नहीं, भारत गांवों का देश है और गांवों के विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए। गांवों को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वो शहरीकरण का या इस तरह के विकास का, दरअसल हमारे देश में क्या पूरी दुनिया में विकास के दो ही मॉडल दिखाई देते हैं जी। एक है जो रिनेसा आया, जो नवजागरण आया यूरोप में 15वीं 16वीं सदी में, और बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ सबसे पहले इंग्लैंड में जी। तो 18वीं 19वीं सदी में जी। तो उसने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लिया और इस तरह से पूंजीवाद का विकास हुआ आगे चल करके। तो जो पूंजीवादी विकास का जो मॉडल है, वो यही मॉडल तो है जो आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में पहाड़ टूट रहे हैं, बादल फट रहे हैं जी। जो वहाँ चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं, पहाड़ तोड़ करके बड़े बड़े होटल और घर बनाए जा रहे हैं। तो ये जो विनाश और प्रलय का दृश्य आप देख रहे हैं ना, जो पंजाब में बाढ़ आ रही है, जिस तरह से हिमाचल में बाढ़ आ रही है, ऐसा कभी देखा था आपने? इसके पहले ऐसा नहीं होता था। नहीं, जैसे और दूसरा लोग कहते थे कि पूंजीवाद का विकल्प है साम्यवाद, लेकिन दुनिया ने इसको भी देखा कि किस तरह से साम्यवाद ने भी विकास के उसी मॉडल को अपनाया, जिस मॉडल को अमेरिका ने अपनाया विकास के, उसी विकास के मॉडल को
सोवियत रूस ने अपनाया, चीन ने अपनाया, बाकी देशों ने अपनाया। तो विकास की नीतियां तो वही है, चाहे साम्यवादी व्यवस्था में या पूंजीवादी व्यवस्था में। गांधी ने जरूर एक नया रास्ता दिखाने की कोशिश की थी। उन्होंने पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों तरह के विकास के मॉडल को खारिज किया था। गांधी जी हमेशा बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल, चौड़ी सड़कों, इन सब के विरुद्ध थे। गांधी जी कहते थे ना कि हम हॉस्पिटल ही क्यों जाएं, हम क्यों न इस तरह का संयम का जीवन जिए कि हमको दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़े, हमको चिकित्सक के पास नहीं जाना पड़े। गांधी जी कहते थे ना कि हम ऐसा माहौल क्यों क्रिएट करें कि हमको कोर्ट कचहरी जाना पड़े, क्यों न हम मामले अपने घर में ही सुलझा लें, गांव की पंचायत में ही सुलझा लें। तो गांधी जी का अब उनकी किताब है जो हिंद स्वराज, देखिए, जब वो साउथ अफ्रीका से लौटे थे भारत 1918-19 में, तो जिसके बाद वो बिहार से, चंपारण से उन्होंने नील की खेती का विरोध किया और इस तरह से उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी आगे चल करके। जी। तो गांधी की जीवन शैली भी देखिए, जैसे मैं तो ये कहता हूँ ना, जैसे हमको अपने घर में भी बच्चों से बहस हो जाती है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा। जैसे मैं कहता हूँ ना कि भाई तुम 10 जोड़ी जूते क्यों पहन रहे हो, 10 जोड़ी चप्पल क्यों रख रहे हो, 10 जोड़ी पैंट और शर्ट क्यों पहन रहे हो, क्यों नहीं मतलब 2-3 सेट कपड़े रखते हो काम भर का, इतने चौड़े चौड़े सोफा और कुर्सियों की क्या जरूरत है, बहुत बड़े मकान की क्या जरूरत है। आवश्यकता भर का बस। आदमी को जरूरत के हिसाब से चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। हमने अपने गुरुओं को देखा है, एक से एक हमारे गुरु थे स्कूली जीवन में भी, जो हमारे टीचर थे। मैं याद करना चाहूंगा कि मैं सिमरी हाई स्कूल सिमरी में उसके पहले भी मैं बताऊं आपको कि गांव के प्राइमरी स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, जिन शिक्षकों से उनका जीवन कितना सरल और सादा था, लेकिन वो कितने अच्छे पढ़ाने लिखाने वाले शिक्षक थे, चाहे वो गणित के हों, हिंदी के हों या अन्य विषयों के हों। इसी तरह से मिडिल स्कूल में एक हमारे हिंदी के शिक्षक थे परमार्थ दुबे, हाई स्कूल में थे शिवाधार प्रधान। तो हमने देखा कि ये लोग 2 सेट कपड़े रखते थे घर में, जैसे बनियान और तहमद लपेट के बैठे हुए हैं या कोई शर्ट पहन के बैठे हुए हैं, और स्कूल आने जाने के लिए 2 कुर्ते और 2 धोती और 1 अंगोछा। इसी तरह से हमने अपने कॉलेज में भी चंद्रभूषण तिवारी को देखा है कि बहुत लग्जरियस नहीं थे, और जिन्होंने वाम जैसी पत्रिका निकाली और आलोचना में एक नया कीर्तिमान कायम किया, तो भी बहुत सारे पहनने ओढ़ने के विकल्प नहीं रखते थे। तो ये माने कि बहुत सारी सुविधाओं में नहीं जीते थे। तो आप देखिए कि खास तौर से जैसे जैसे आधुनिकता का विकास हुआ, जिस तरह से हमारे जीवन में आधुनिक चीजें शामिल होती गई, जिस तरह से हमारे जीवन में टीवी ने अपना स्पेस लिया, जिस तरह से कपड़े हम लोग खुद ही पहले धोते थे, अब वॉशिंग मशीन आ गई। मैं आपको बताऊं कि मुझे इतनी तकलीफ होती है, जैसे गांव में हम लोग जब बाहर निकलते थे तो 1 लोटा पानी लेकर के जाते थे दिशा फराकत होने के लिए। जी। आपने देखा होगा? जी, देखा है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। कि हम लोग 1 लोटा पानी लेकर के और गांव के दूर जाकर के एकांत में कहीं खेत खलिहान में बैठते थे और 1 लोटा पानी में काम चला लेते थे। आज आप जाइए कमोड पर बैठिए और फ्लश दबाइए तो कितना ज्यादा पानी गिरता है उसमें। जी, बहुत ज्यादा। इसी तरह से बार बार आप पेशाब करने जाते हैं तो उसमें फ्लश दबाते हैं तो दुनिया भर का पानी बह जाता है। जी। और गांव में तो पानी गिराना ही नहीं था, बाहर आप निकल करके
पेशाब कर रहे हैं तो कहाँ वहाँ तो पानी नहीं गिराना पड़ता था। या बहुत सारे मुल्लाओं को भी मैंने देखा है कि वो मिट्टी छू करके हाथ पवित्र कर लेते थे। जी जी। तो ये जो आधुनिक जीवन शैली है ना, इसने जैसे पूरी प्रकृति को भी तहस नहस करने का काम किया है। उसका परिणाम भुगत रहा है। लेकिन अभी तो मेरे अंदर इतनी चेतना जरूर है कि जैसे मैं कभी कभी तो डर जाता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों को घोर पानी के संकट का सामना करना पड़े। कहा भी जाता है कि अगला जो महायुद्ध होगा वो पानी के लिए ही होगा। वो बिल्कुल मतलब बहुत सही जिस किसी ने भी कहा हो। ये मैंने एक लिखने पढ़ने वाले आदमी जो सचेत लोग हैं उनकी चिंताओं में ये सब शामिल होना चाहिए। जी जी। लेकिन कोई चिंता नहीं करता है। आप देखिए कि हम जिस शहर में रहते हैं, लखनऊ में, हमारी कॉलोनी में मैं सुबह सुबह देखता हूँ कि बहुत सारे छतों पर पानी की टंकी भर गई है, फिर भी पानी गिर रहा है। ध्यान नहीं दे रहा। उसको कोई बंद नहीं करता है। तो जैसे इतने आपके अंदर कोई इस तरह की विचारधारा ही नहीं है, आपको मोह ही नहीं लगता कि मतलब किस तरह से पानी को नष्ट किया जा रहा है। प्रकृति के प्रति जो संवेदनशीलता चाहिए वो नहीं दिख रही है। नहीं दिखती है ना। तो जंगल काटे जा रहे हैं, पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। तो ये कौन सा विकास है भाई? मैं तो नहीं समझता। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया एक गलत दिशा की तरफ आगे बढ़ रही है। तो ये भी मान के चले, एक कारण ये भी हो सकता है कि आजादी के बाद गांधी जी के नाम को एक ब्रांड बनाकर अपनी राजनीति चलाने का पूरा प्रयास किया गया, वही किया गया, लेकिन उनकी बातों को बिल्कुल नहीं माना गया। बहुत मतलब इतनी सही बात आपने कही कि सभी लोगों ने, सारी पार्टियों ने गांधी के नाम का इस्तेमाल किया। गांधी को लोगों ने भुनाने की कोशिश की। लेकिन हर पढ़े लिखे और सचेत आदमी को आज की दुनिया में सबसे ज्यादा गांधी याद आते हैं। जब हम देख रहे हैं कि साम्यवादी व्यवस्थाएं भी विफल हो गई, पूंजीवादी व्यवस्थाएं भी संकटग्रस्त हैं, तो ऐसे में बार बार मुझे गांधी की याद आती है कि गांधी ने जो एक रास्ता दिखाया था, इस तरह के एक जीवन जीने की पद्धति उन्होंने बताई थी, वो मुझे बार बार याद आती। अब फिर से एक बार आपकी किताबों की तरफ लौटते हैं। जैसे आपकी किताब है हमारे गाँव, मेरा बलरामपुर, डुमराव नजर आएगा मेरे सामने से, आपन नारा। आपकी यह मुख्य जो पुस्तकें गांव से लेकर शहर तक के समाज की बहुरंगी तस्वीर उकेरती हैं। इन्हें लिखते समय आपके मन में क्या कुछ चल रहा था, क्या सोचकर आप ये सब लिख रहे थे? नहीं, जैसे हमने भोजपुरी में जो किताब लिखी हमार गांव जी, वो कथेतर गद्य की है, स्मृति आख्यान है। तो उसके बहाने मैं गांव को लेकर के पुरानी स्मृतियों में गया और वहां से हमने चीजों को लेने की कोशिश की। तो हमने देखा कि, और लगातार इधर भी गांव में जाता रहता हूँ, तो हमने देखा कि हमारा वो गांव कहीं खो गया है, जो मेरे बचपन का गांव है, जो मेरी किशोरावस्था का गांव है, मेरे जो युवा काल का गांव है, वो कहीं खो गया है, वो कहीं दिखता नहीं है। तो इस तरह से हमने स्मृतियों में जाकर के उस गांव को टटोलने की कोशिश की, पाने की कोशिश की, लेकिन लेकिन मुझे लगा कि नहीं, वो गांव बहुत दूर जा चुका है हमसे। तो इस कोशिश में हमने नए सिरे से गांव को जानने की कोशिश की, गांव कितना बदल गया है। इन्हीं किताबों पर थोड़ा सा और जानना चाहूँगा। जैसे हमारे गांव, मेरा बलरामपुर, डुमराव नजर आएगा। बलरामपुर तो जैसे बलरामपुर शहर मेरा, मैंने नौकरी की है, वो मेरी कर्म भूमि है। तो वहाँ का जो समाज है, वहाँ का जो जनजीवन है, उसके बारे में मैंने लिखना शुरू किया। तो पता चला कि ये किस तरह का शहर है। जैसे मैं बिहार के गांव में पैदा हुआ, तो गांव को जानता था। फिर जहाँ रह के पढ़ा लिखा आरा में, आरा शहर में, तो मैं उस आरा को जानता था।
फिर मैं बलरामपुर के बारे में लिखने लगा तो हमने देखा कि ये किस तरह का शहर है। तो सब में हमने लिखने के दौरान ही एक फर्क देखा, हमने उसकी चर्चा भी की है। जैसे आरा में आप जाइएगा तो आरा में उस पूरे इलाके के जो हीरो हैं, जो नायक हैं, वो वीर कुंवर सिंह हैं। 1857 के बहुत बड़े योद्धा, स्वतंत्रता सेनानी। हाँ, तो उनके बारे में आप सुना होगा। तो वो आरा के रहने वाले थे ना। आरा के बगल में एक छोटी सी रियासत थी जगदीशपुर, जहाँ के रहने वाले थे बाबू कुंवर सिंह। तो हमने उनके किस्से, उनकी कहानियां सुनी थी, लोकगीतों में उनके बारे में सुना था। जैसे हमारे यहाँ लोग होली में भी गाते हैं ना कि बाबू कुंवर सिंह तेगवा बहादुर, बंगला में उड़ेला अबीर। मतलब उस पूरे बहादुरी को लेकर पूरे गीत में ये प्रसंग है कि अंग्रेजों के बंगले पर जाकर के उन्होंने धावा बोल दिया और अंग्रेजों को मार करके उन्होंने होली खेली और गुलाल और अबीर उड़ाया उन्होंने। तो अब ठीक इसके विपरीत मेरी नौकरी लगी बलरामपुर में। तो जो बलरामपुर स्टेट रही है ना, तो वहाँ के बारे में बहुत सारे इतिहास की पुस्तकों में भी आप पढ़ेंगे। एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है सुरेंद्रनाथ सेन की इतिहास की, जिसका नाम है 1857। पुस्तक का नाम ही है 1857। तो उसमें उन्होंने लिखा ना कि किस तरह से बलरामपुर के जो बड़े तहसीलदार थे महाराजा दिग्विजय सिंह, उन्होंने अंग्रेजों का स्वागत किया था। महाराजा बलरामपुर के बारे में कहा जाता है ना कि इन्होंने हमेशा जो विदेशी नई शक्तियां हैं उनसे जुड़ने की कोशिश की। जैसे मुगल है तो इन्होंने मुगलों का स्वागत किया। लखनऊ में नवाबों का शासन था तो इन्होंने नवाबों से मिलकर काम किया। जब अंग्रेज आए तो देखा कि वो ज्यादा ताकतवर है तो इन्होंने अंग्रेजों का स्वागत किया। बातचीत को आज यहीं विराम देते हैं, शेष अगले भाग में। धन्यवाद।